नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत सरकार ने अभी तक कुछ कड़े कदम उठाए हैं, जैसे कि 48 घंटे के अंदर अर्थात 27 अप्रैल तक सभी 60 टर्म वीजा वाले पाकिस्तानियों को भारत छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया। मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी बीमार लोगों को भी 29 अप्रैल तक भारत छोड़ देना था। लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं पर यह नियम लागू नहीं हुआ, अर्थात वो आगे भी भारत में बने रहेंगे। पाकिस्तानियों के सभी प्रकार के वीजा रद्द कर दिए गए और आगे भी पाकिस्तान अगले डेवलपमेंट तक कोई पाकिस्तानी भारत नहीं आ सकेगा। भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है। इस समझौते पर हम एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना देंगे। पाकिस्तानी हाई कमीशन के कर्मचारियों को भारत से जाने के लिए कह दिया गया है। भारत की इस प्रतिक्रिया के प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान ने भी कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि पाकिस्तानी वायु सीमा में भारतीय विमानों के उड़ने पर रोक लगा दी गई है, अर्थात अब पाकिस्तानी एयरोस्पेस में भारत के विमान नहीं उड़ सकेंगे। ये शायद भारत के एयर स्ट्राइक की संभावना के डर के मद्देनजर किया गया है। दूसरा, शिमला समझौता पाकिस्तान ने रद्द कर दिया है और तीसरा, कराची स्थित भारतीय दूतावास से भारतीय कर्मचारियों को भी जाने के लिए पाकिस्तान ने कह दिया है। आइए हम यहाँ पे समझते हैं कि शिमला समझौता क्या था और इसके रद्द होने से दोनों देशों पर क्या असर पड़ेगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो भारत के विभाजन में कुछ हिस्सा पूरब का पाकिस्तान के हाथ में गया था और कुछ हिस्सा पश्चिम का। इस वजह से पाकिस्तान दो अलग अलग हिस्सों में बना, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली एथनिसिटी के थे और वो बंगाली भाषा बोलते थे, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग उर्दू भाषा बोलते थे। इसीलिए इस एथनिसिटी और भाषाई लड़ाई ने दोनों के बीच दूरियां पैदा करी। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच तनाव पाकिस्तान के निर्माण से ही शुरू हो गया था। इसी तनाव के कारण 1971 में पाकिस्तान गृह युद्ध के मुहाने पर जाकर खड़ा हो गया। पाकिस्तान के जनरल जो कि 1971 में थे और उस समय के उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो के निर्देश में पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली समर्थक लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पाकिस्तान की सेना मारने लगी। 25 मार्च 1971 को आधी रात शेख मुजीबुर रहमान जो कि बंगालियों के नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस अरेस्ट से पहले शेख मुजीबुर रहमान ने 25 मार्च 1971 को घोषणा कर दी थी कि पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया है। उन्होंने एक ट्रांसमीटर के जरिए पूर्वी बंगाल में यह घोषणा की कि अब हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहे, हम स्वतंत्र देश हैं। यह समाचार कुछ घंटे के बाद रेडियो पर ट्रांसमिट हुआ। तब तक आधी रात से ज्यादा का समय हो गया था, इसीलिए तारीख बदल दी गई थी। अतः 25 मार्च की जगह 26 मार्च की तारीख हो गई थी। इसीलिए 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च 1971 को मेजर जियाउर रहमान ने इस घोषणा को पब्लिक के सामने पढ़ दिया और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। इसी रात बांग्लादेश की 2 यूनिवर्सिटीज में 7,000 छात्रों को पाकिस्तान की सेना ने मार डाला। शेख मुजीबुर रहमान को उसी रात कैद करके पश्चिमी पाकिस्तान ले जाया गया। यहां बांग्लादेश में भारी मारकाट शुरू कर दी पाकिस्तानी समर्थित सेना ने। एक हफ्ते में लगभग 30,000 बंगाली मुसलमान मारे गए। इन परिस्थितियों में बड़ी संख्या में बंगाली मुसलमान रिफ्यूजी के रूप में भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में आकर घुसने लगे और अपने प्राण बचाने की मिन्नतें और शरण मांगते हुए मिन्नतें करने लगे। इस मारकाट के बाद शेख मुजीब की पार्टी के काफी नेता कलकत्ता भाग गए और वहां 10 अप्रैल 1971 को एक एक्साइल गवर्नमेंट अर्थात निर्वासित सरकार बनाई। पाकिस्तान की जेल में बंद शेख मुजीबुर रहमान को इस सरकार का राष्ट्रपति और मेजर तजीउद्दीन अहमद को प्रधानमंत्री घोषित किया गया। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश की इस नरसंहार की वजह से 1 करोड़ बांग्लादेशी भागकर भारत की शरण में आ गए। पाकिस्तान से भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी शुरू से ही थोड़ा चिढ़ी हुई थी। शरणार्थियों की समस्या और आवामी लीग की गुहार पर वो एक्टिव हो गई। 1 करोड़ शरणार्थियों की मदद का खर्च उठाने के बजाय इसका युद्ध से समाधान निकालना इंदिरा गांधी को ज्यादा बेहतर ऑप्शन लगा। 28 अप्रैल 1971 को इंदिरा भारतीय सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहती हैं। सैम मानेकशॉ तैयारी के लिए थोड़ा समय मांगते हैं। पहले कदम के तहत पूर्वी कमान कलकत्ता को निर्देश दिया गया कि वो पूर्वी पाकिस्तान की लड़ाका फोर्स अर्थात मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग और हथियार मुहैया करा दे। जुलाई 1971 में इंदिरा गांधी ने अपने भाषणों और संबोधनों में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बोलना शुरू कर दिया था। अभी तक भारत और पाकिस्तान में कोई सीधा युद्ध नहीं था। यह सिर्फ पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल या पश्चिमी पाकिस्तान के बीच का एक युद्ध था।
3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर देता है और भारत के कई हवाई अड्डों पर एक के बाद एक हमला करता है। जैसे अमृतसर, जयपुर, आगरा सहित कई हवाई अड्डों पर पाकिस्तानी एयरफोर्स बम बरसाती है। भारत पहले से तैयार था, अतः वो तेजी से रिटेलिएट करता है। भारत पश्चिम पाकिस्तान में रक्षात्मक और पूर्वी पाकिस्तान में भयानक युद्ध छेड़ देता है। भारत ने पंजाब, सिंध और जम्मू कश्मीर के लगभग 5000 वर्ग मील जमीन को कब्जा कर लिया। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेनाओं ने ढाका को चारों ओर से घेर लिया। भारत के युद्ध में शामिल होते ही 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन से भारत को सीज फायर के लिए तैयार करने के लिए गुहार लगाता है। 4 दिसंबर 1971 को यूनाइटेड नेशन असेंबली बैठती है। लंबी चर्चा के बाद यूएस, यूके, चाइना भारत को सरेंडर के लिए कहते हैं, लेकिन सोवियत यूनियन इसके खिलाफ वीटो ले आता है। बंगालियों पर अत्याचार को देखते हुए यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस वोटिंग से अलग हो जाते हैं। 6 दिसंबर 1971 को भूटान दुनिया का पहला देश बनता है जो बांग्लादेश को एज ए राष्ट्र के रूप में स्वीकार करता है और मान्यता देता है। इसी दिन भारत भी दूसरे देश के रूप में बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे देता है। 12 दिसंबर तक पाकिस्तान बुरी तरह से घिर जाता है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो सीज फायर के लिए भागकर अमेरिका जाते हैं। उधर 16 दिसंबर 1971 को यूनाइटेड नेशन काउंसिल की मीटिंग शुरू होती है। इधर ढाका में चारों ओर से पाकिस्तानी फौज को घेर लिया जाता है। 30 मिनट की वार्निंग दी जाती है पाकिस्तान की सेना को कि या तो सरेंडर कर दो, नहीं गोलियां मार देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी हथियार डालकर सरेंडर कर देते हैं। इसी दिन हिस्टोरिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर पाकिस्तान साइन करता है। ईस्ट कमान के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तान के जनरल नियाजी इस इंस्ट्रूमेंट पर साइन करते हैं। पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारतीय सेना के सामने अपने हथियार डालकर सर झुकाकर सरेंडर कर देते हैं। यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आर्मी सरेंडर था। उसी दिन सरेंडर की खबर यूनाइटेड स्टेट में बैठे पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को दी जाती है। तब वो यूएन काउंसिल में भारत के खिलाफ बोल रहे थे। बड़े गुस्से में वो अपना भाषण फाड़ देते हैं और कहते हैं, आपने मेरा यहाँ टाइम खराब किया, मैं अब जा रहा हूं, और वो मीटिंग को बीच में छोड़कर ही निकल जाते हैं। इस हार के बाद याह्या खान की सैन्य तानाशाही का अंत हो गया। 20 दिसंबर 1971 को जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए। शिमला समझौते की शर्तों के कारण पाकिस्तान को शेख मुजीबुर रहमान को ससम्मान छोड़ना पड़ा। वो हीरो की तरह अपने मुल्क बांग्लादेश लौटे। 1973 में बांग्लादेश में हुए चुनाव में आवामी लीग भारी बहुमत से चुनाव जीती और शेख मुजीबुर रहमान वहां पर राष्ट्रपति बने। शिमला समझौते की शर्तों के मुताबिक 1972 में पाकिस्तान भी बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे देता है। इसके अगले वर्ष 1973 में यूनाइटेड नेशन ने भी बांग्लादेश को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। 16 दिसंबर 1971 के भारी लज्जाजनक सरेंडर के बाद पाकिस्तान लगातार से भारत से समझौते की कोशिश करता है। घास की रोटी खाकर भी हजारों साल तक युद्ध करेंगे, भारत को हरा के मानेंगे, ऐसी कस्में खाने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो दुनिया से इंदिरा गांधी को समझौता करने के लिए मनाने के लिए कहते हैं। इसी प्रयास के तहत जुल्फिकार अली भुट्टो 84 सदस्यों की भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल लेकर भारत पधारते हैं। वो 28 जून 1972 को भारत के शिमला पहुंचे और भारतीय प्रतिनिधिमंडल व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कई चरण में बातचीत की, कई बार मिन्नतें की। 1000 वर्ष की जंग की जगह बार बार भुट्टो शहद सी मीठी जुबान लेकर इंदिरा गांधी से शांति, समृद्ध, विकास और सम्मान की बातें और मिन्नतें कर रहे थे। 28 जून से 1 जुलाई तक हुई कई चरणों की वार्ता बेनतीजा रही, परंतु अंतिम दिन 2 जुलाई को लंच से पहले अचानक दोनों पक्ष समझौते को राजी हो गए। ऐसा माना जाता है कि शायद इस दिन इंदिरा गांधी पर कोई भारी भरकम दबाव डाला गया था। 2 जुलाई 1972 को हुए समझौते को शिमला समझौता कहा जाता है और इसकी शर्तें कुछ इस प्रकार थी। दोनों देश अपने अपने संघर्ष और विवाद को समाप्त करने का प्रयास करेंगे और उपमहाद्वीप में शांति व स्थायी मित्रता की कोशिश शुरू कर दी जाएगी। भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं अपने अपने क्षेत्रों में वापस चली जाएंगी। दोनों देश 17 सितंबर 1971 की युद्ध विराम रेखा LOC को ही लाइन ऑफ कंट्रोल मानेंगे। ये 1947-48 की लाइन ऑफ कंट्रोल से अलग थी। 20 दिन में दोनों देशों की सेनाएं पीछे की तरफ हट जाएंगी और लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि 17 सितंबर 1971 की रेखा होगी उसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर रेखा या फिर सीमा रेखा को मान लिया जाएगा। दोनों देशों के बीच की सभी विवाद दोनों देश आपसी बातचीत और समझौते से तय करेंगे। इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी।
दोनों देश इस एलओसी में एक तरफा बदलाव नहीं कर सकेंगे, न ही एक दूसरे के खिलाफ हिंसा, युद्ध और गलत प्रचार करेंगे। एलओसी का सम्मान दोनों देशों को करना होगा। सभी युद्धबंदी सैनिक छोड़ दिए जाएंगे। शिमला समझौते के बाद भारत ने पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदी सैनिकों को वापस कर दिया और पाकिस्तान ने 50 के लगभग जो भारत के युद्धबंदी सैनिक थे उनको अभी तक नहीं छोड़ा। तो यहां पर एक फॉल्ट हुई हमसे। भारत ने पाकिस्तान से कब्जाई कश्मीर और अक्साई चीन के रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर पश्चिम क्षेत्र के सिंध व लाहौर की 5,795 वर्ग मील जमीन अर्थात लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पाकिस्तान को वापस कर दी। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान इस समझौते को लेकर कभी भी ईमानदार नहीं रहा। अपने सैनिकों और अपनी लगभग सारी जमीन को वापस पाकर उसने भारत को एक कोरा सा आश्वासन ही दिया, जिसे उसने आगे भी न ठीक से निभाया, न इसके प्रति वो ईमानदार रहा। इसीलिए शिमला समझौते को लेकर इंदिरा गांधी की कई बार आलोचना भी होती है। पाकिस्तान ने अपनी जमीन से कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया। 1989, 90, 91 में कश्मीर में हुए उग्रवाद और कत्लेआम से उसका ही हाथ रहा। 1999 में कारगिल में उसकी सेना ने घुसपैठ किया, जिससे एक युद्ध हुआ। 2008 में मुंबई के ताज हमले में उसका हाथ था। 2019 में पुलवामा सहित न जाने कितनी घटनाओं में पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत रहे और अभी अभी जो पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में हमला किया गया उसमें भी पाकिस्तान की संलिप्तता यह सिद्ध करती है कि पाकिस्तान के लिए शिमला समझौते का ना तो कोई मायने है और ना ही वो उसकी कोई मान रखता है। उसने लगातार प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से इस समझौते का उल्लंघन किया, सीज फायर किया और बार बार भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दिया। लेकिन भारत के लिए इस फैसले के मायने काफी महत्वपूर्ण थे, जैसे कि पाकिस्तान कश्मीर के मामले में किसी भी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं कर सकता था, क्योंकि शिमला समझौते का प्रावधान कहता था कि कश्मीर या किसी भी आपसी विवाद में कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं किया जाएगा। इसीलिए जब जब पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश की, भारत ने शिमला समझौते के प्रावधान बताकर उसे दुनिया के सामने चुप करा दिया। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले के बाद दोनों देशों के बीच उपजे तनाव के बीच पाकिस्तान ने 24 अप्रैल 2025 को शिमला समझौता एक तरफा रद्द कर दिया। शिमला समझौता रद्द करने के बाद कई प्रश्न और संभावनाएं खुल जाते हैं, जैसे कि इस समझौते के रद्द होने के बाद पाकिस्तान को वो 93,000 सैनिक वापस भारत को लौटाने चाहिए। भारत की नजरबंदी में जो 93,000 सैनिक जिन्होंने सरेंडर किया था 71 में, क्या उन्हें वो भारत को सौंपेगा? प्रावधान के मुताबिक उन्हें भारत को उन सैनिकों को सौंप देना चाहिए। अब जब समझौता ही रद्द हो गया तो जितने सैनिक जीवित बचे हैं उन्हें भारत के हवाले कर दिया जाना चाहिए। दूसरा ये कि भारत द्वारा कब्जाई गई सिंध व पंजाब की 5,795 वर्ग माइल जमीन अर्थात 13,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन भारत को वापस करनी चाहिए। अर्थात कि जो सिंध और जो है लाहौर के आसपास, पंजाब के आसपास भारत ने 13,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पाकिस्तान की कब्जाई थी। अगर पाकिस्तान इस शिमला समझौते को तोड़ रहा है तो वो जमीन भारत को वापस कर देनी चाहिए उसको। इसी के साथ शायद पाकिस्तान अब कश्मीर के मामले में तीसरे पक्ष की दखलंदाजी करना चाहेगा, क्योंकि अब वो शिमला समझौता तोड़ चुका है। वो तीसरा पक्ष यूनाइटेड नेशन भी हो सकता है, या चीन हो सकता है, या यूनाइटेड स्टेट हो सकता है, या तुर्की हो सकता है। लेकिन ये दखलंदाजी कितनी होगी ये उस देश या उस संस्था के इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। इसको लेकर भारत को थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। इस समझौते के रद्द होने के बाद एलओसी का कोई मायने नहीं रखता, अर्थात अब एलओसी कोई रह ही नहीं जाती। अब भारत या पाकिस्तान या कोई भी किसी के क्षेत्र पर दावेदारी कर सकता है और जिसके पास बल हो वो उसके दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है। हमारे लिए अवसर हो सकता है कि हम पीओके को वापस लेने की कोशिश करें। भारत अब पाकिस्तान के बलोच और खैबर पख्तून प्रांत में क्रांतिकारियों को अपना खुला समर्थन दे सकता है और पाकिस्तान भी कश्मीर में उग्रवाद को बढ़ावा देगा ही। उम्मीद है कि आप बांग्लादेश की आजादी, शिमला समझौता और उसके रद्द होने वाले के बाद उपजे हालातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और इसको अगर आप ठीक से समझ रहे हैं तो समझने के बाद अपने रिव्यूज और अपने कमेंट्स हमें लिख दीजिए कि ये जो सारी बहस या जो सारी बातें हुई आपको कैसी लगी। अपने कमेंट्स में लिखकर अपने रिव्यूज हमें बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।